गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 5 जो कि हमारा किसके ऊपर है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जिसे हम लैंड ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का घर भी कहते हैं। तो हम ये लेसन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी बुक एक्सरसाइजेस कुछ एक कर चुके हैं। एक्सरसाइज A, B और C हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज D और एक्सरसाइज E। तो आज हम एक्सरसाइज D और E को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35 आपकी एक्सरसाइज D और E दी हुई हैं। आप लोग ओपन कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। एक्सरसाइज D, गिव रीजंस, हमें कारण बताने हैं। जो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट है क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हमने इस लेसन में पढ़ा कि ग्रीनलैंड का क्लाइमेट पूरा साल ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, बहुत कोल्ड होता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पे, क्यों ऐसा पोलर क्लाइमेट है? तो आंसर है हमारा बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने अलग अलग जोन्स पढ़ी थी। स्टार्टिंग में हमारी अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन सबसे गर्म रहती है और फ्रिजिड जोन बहुत ही ठंडी रहती है। फ्रिजिड जोन जो पोल्स के नज़दीक जो एरिया रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास का जो एरियाज़ है वो फ्रिजिड जोन में आता है और वो बहुत ही कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लांटिंग रेज होती हैं। तो हमारा जो ग्रीनलैंड है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फ्रिजिड जोन है उसमें आता है। बहुत सारा ग्रीनलैंड का हिस्सा फ्रिजिड जोन में आता है। और फ्रिजिड जोन में हम जैसे पहले जाना था कि वहाँ पे बहुत ही ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ सनराइज डायरेक्ट नहीं आती, कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन में होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है। इसकी लोकेशन की वजह से इसका क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। तो ये फर्स्ट का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है एरियाज नियर ग्रीनलैंड आर डेंजरस फॉर शिप। जो ग्रीनलैंड के नज़दीक एरिया है वो शिप्स के लिए काफ़ी डेंजरस है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है आइसबर्ग्स। तो ये आंसर हम किस तरीके से देंगे? बिकॉज अबाउट 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। Sometimes large chunks or sheets of ice get separated and fall down into seas called iceberg. These icebergs are very dangerous for the ships. अब हमने पीछे भी पढ़ा कि यहाँ का बहुत ठंडा क्लाइमेट है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे सारा साल स्नो और आइस जमी ही रहती है। पूरा साल ये ग्रीनलैंड स्नो और आइस से कवर रहता है। इसी स्नो और आइस के कई बार पीसेस टूट करके ओशन में गिर जाते हैं और जब वो ओशन में तैरने लगते हैं तो ये तैरते हुए पीसेस जो है ओशन में फ्लोटिंग पीसेस आइस के, ये कहलाते हैं आइसबर्ग। और ये आइसबर्ग शिप्स के लिए बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि दूर से ये बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब शिप के नज़दीक आते हैं तो ये नीचे से बहुत बड़े होते हैं। तो ये आइसबर्ग शिप्स के लिए बहुत डेंजरस है। इसीलिए ग्रीनलैंड के पास के जो एरिया है वो इन आइसबर्ग के कारण शिप्स के लिए डेंजरस होते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 था। अब एक्सरसाइज D का थर्ड क्वेश्चन, ग्रीनलैंड इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। हम ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आंसर है बिकॉज इन समर्स द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट। वैसे तो समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन समर्स में कई बार कई दिनों तक रात में भी हम सनलाइट को देख सकते हैं। इवन इन मिडनाइट वी कैन सी द सनलाइट इन समर्स, और इसी वजह से हम इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। अब एक्सरसाइज D का लास्ट 4th क्वेश्चन है ग्रीनलैंड इज़ अ बैरन लैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ग्रीनलैंड प्लांट्स के लिए तो जैसे बंजर ज़मीन है, तो क्यों है वो प्लांट्स के लिए बंजर ज़मीन? रीज़न हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा क्लाइमेट है, सारा साल यहाँ क्या रहता है? आइस और स्नो ही कवर रहता है। तो आइस और स्नो के बीच में तो
प्लांट्स हो नहीं सकते। तो ये आंसर हम किस तरीके से देंगे? इसका आंसर होगा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर 6 months मेक इट अ बैरन लैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। इतना ठंडा क्लाइमेट और उसके बाद कई कई महीनों तक सनलाइट का नहीं होना। समर्स में हम लगातार देखते हैं कई बार, जो अभी हमने लास्ट आंसर में पढ़ा, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक, इवन 6 months तक हम सनलाइट हमें देखने को नहीं मिलती। तो सनलाइट के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, और दूसरा उन्हें वार्मथ भी चाहिए होती है, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ठंड होती है। तो इन दोनों कारणों से ये प्लांट्स के लिए तो जैसे बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज डी के आंसर्स थे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई में हमें कहा गया है राइट 2-3 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसके ऊपर हमें 2-3 लाइनें बतानी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है टॉपिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज। एस्किमोज ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उस पर हमें थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? द मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज आर स्लेजेस विच आर पुल्ड बाय रेंडियर्स और हस्कीज। दे ऑल्सो ट्रैवल इन बोट्स कॉल्ड कयक्स एंड उमैक्स। तो हमने ये शॉर्ट में बताया, जो मेन ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर वो स्लेजेस है। ये स्लेजेस कौन खींचते हैं? ये स्लेजेस हस्कीज या रेंडियर्स, वो इन स्लेजेस को पुल करते हैं। इन स्लेजेस के अलावा वहाँ पर बोट्स भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं, और वो बोट्स 2 तरह की होती हैं, कयक्स और उमैक्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कयक्स सिंगल पर्सन के लिए होती है और उमैक में कई पर्सन्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसे हमने बिल्कुल शॉर्ट में दिया है। मेन स्लेजेस है जिसे हस्की या रेंडियर्स पुल करते हैं, और इसके अलावा बोट्स यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें उमैक्स और कयक्स आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न ग्रीनलैंड। मॉडर्न ग्रीनलैंड यानी आज के समय में ग्रीनलैंड में क्या चेंजेस हैं, किस तरह का है, तो इसके बारे में हम कुछ लाइनें देंगे। देयर आर हॉस्पिटल्स, शॉप्स, कॉलेज, स्कूल्स इन मेनी टाउन्स ऑफ मॉडर्न ग्रीनलैंड। There is provision for compulsory computer education for children up to 14 years. Small scale industries have developed here. Farms have been set up for animal breeding. तो आजकल तो कई चेंजेस आ चुके हैं। आजकल के जो ग्रीनलैंड के जो टाउन है, उसमें मॉडर्न टाउन्स जो है उसमें हॉस्पिटल्स भी बन चुके हैं, कई शॉप्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है। इसके अलावा अब कुछ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ डेवलप हुई हैं, और एनिमल ब्रीडिंग के लिए कई फार्म्स भी सेटअप हो चुके हैं। तो आज ग्रीनलैंड में काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में किस तरह की वेजिटेशन है, यानी प्लांटेशन कैसी है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है there are no forests and no crops grown in Greenland. The only plants that can be seen here are short grass, lichens, and that too in scattered area. Some flower can be seen during the spring season. अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रीनलैंड एक तरह से बैरन लैंड है। यहाँ कोई प्लांटेशन नहीं होती, कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है। सिर्फ जो हम थोड़ा बहुत प्लांट्स हम यहाँ देख सकते हैं, वो एक तरह की शॉर्ट ग्रास या कुछ लिचन्स देख पाते हैं, वो भी अलग अलग एरिया में दूर दूर स्कैटर्ड फॉर्म में देख पाते हैं। और स्प्रिंग सीजन में कभी कभी कुछ फ्लावर्स हम देख पाते हैं। इसके अलावा और कोई ग्रीनरी वहाँ पर नहीं है, और कोई वेजिटेशन वहाँ पे नहीं है, कोई क्रॉप्स वहाँ पर नहीं होती। तो ये हमारा थर्ड का आंसर था। अब इसका लास्ट हम करेंगे, फोर्थ, वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स से रिलेटेड कौन कौन से एनिमल्स वहाँ मिलते हैं। आंसर है दोज एनिमल्स दैट कैन बियर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट आर फाउंड हेयर, लाइक पोलर बियर, वॉल्स, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रेंडियर। इन द सीज, seals and many kinds of whales can be seen. The large dogs called huskies are domesticated and used for pulling sledges. तो सबसे पहली बात, सिर्फ वही एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर को बियर कर सके, सहन कर सके, वही एनिमल्स यहाँ मिलते हैं। और वो कौन से एनिमल्स हैं? ऐसे कुछ ही एनिमल्स हैं, और वो हैं
पोलर बियर, वॉल्फ, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स और रेंडियर। इसके अलावा सीज में, समुद्र में कई तरह की फिशेस, कई तरह की सील्स और कई तरह की वेल्स यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े डॉग्स, लार्ज डॉग्स जिनको हस्कीज कहते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। उनको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है, यानी उनको पाला जाता है और वो स्लेजेस खींचने के काम भी आते हैं। तो ये हस्कीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रीनलैंड में। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज ई। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज डी और ई कंप्लीट हो गई। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज एफ रहती है, दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन, गुड बाय।